ठीक है। तो ये हमारा इन्वेंट्री मॉड्यूल है जिसे हमने नाम दिया है परचेज। यहाँ पर हम जितना भी मटेरियल हम परचेज करते हैं और जिसको हमें अपने स्टोर के अंदर रखना होता है प्रोडक्शंस को संभालने के लिए, या फिर टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्शंस की हेल्प के लिए, या पैकिंग मटेरियल्स, इस तरह के जितने भी मटेरियल्स हैं, चाहे वो बीओपी है, रॉ मटेरियल है, पर आपका फिनिश गुड्स का स्टोर है, उन सभी के लिए हमने इस वाले मॉड्यूल के अंदर सारी चीज़ों को प्रोविज़न डाला हुआ है। इसे कैसे कंट्रोल करना है देखते हैं। सबसे पहले हमने डाला है इंडेंट। इंडेंट बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा स्टॉक इंडेंट और एक होता है नॉन स्टॉक इंडेंट। स्टॉक इंडेंट वो होते हैं जिनसे हमारे स्टॉक यानी इन्वेंट्री पे असर पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे भी इंडेंट हमें करने होते हैं जिनसे हमारी इन्वेंट्री पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हमें वो चाहिए होते हैं, जैसे कि पेन, डायरी, ईटीसी। ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं जिनको हमें इन्वेंट्री के बाहर भी रख के काम कराना पड़ता है। कोई भी परचेज करने के लिए हमें एक परचेज ऑर्डर की ज़रूरत होती है। परचेज ऑर्डर हमें बेसिकली तीन तरह से बनाए जाते हैं। एक, जो सबसे पहले हम परचेज की बात करते हैं, जो डायरेक्ट परचेज करता है, जैसे कंप्यूटर आप परचेज कर रहे हैं, कोई रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं जिसके अंदर हमें एक क्वांटिटी देनी होती है, तो हम एक परचेज ऑर्डर बनाते हैं जिसके अंदर कोई टर्म एंड कंडीशंस हैं, चाहे वो पेमेंट की है, फ्रेट की है, इंस्पेक्शंस की है, तो वो सब हम यहाँ पे डाल के उसे फिल करके बना सकते हैं। एक होता है हमारा जॉब वर्क के लिए, यानी मैं अपने वेंडर के साथ में किस तरह से किस रेट पे काम करूँगा, तो वो सब मुझे यहाँ पर डाल के जॉब वर्क सेलेक्ट करके बनाना होता है, ताकि मेरा जॉब वर्कर इजीली आइडेंटिफाई करके मुझे वो मटेरियल्स मेरे पार्ट नंबर के साथ दे सके और मेरा ईआरपी उसे लिंक कर सके कि हम कौन से रेट के साथ में उस वेंडर के साथ डिसाइडेड काम कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम एक और बात करते हैं कि परचेज ऑर्डर क्वांटिटी पे फ्रीज होता है और एक परचेज ऑर्डर हमारा शेड्यूल के साथ होता है, यानी ओपन ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर। उस केस में क्या होता है कि हम परचेज ऑर्डर में सिर्फ रेट डालते हैं और क्वांटिटी के अंदर जीरो डाल देते हैं, वो हमारा ओपन परचेज ऑर्डर बन जाता है। और हम हर महीने में जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, कोई शॉर्टेज या किसी भी तरह का, तो हम उस शेड्यूल को अपने वेंडर के पास में दे देते हैं और वेंडर उस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली हमें मटेरियल को फुलफ़िल करता है। यहाँ एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो वो ये है कि जो वेंडर रेटिंग है वो भी परचेज ऑर्डर के बेस पर ही डिसाइड होती है कि हमने कौन सा परचेज ऑर्डर में कितना क्वांटिटी डाला हुआ है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम उसे हमेशा शेड्यूल ही दें, ज़्यादातर हमारे जो परचेज ऑर्डर होते हैं वो क्वांटिटी के बेस पर ही बनाए जाते हैं। हर महीने हम उन्हें क्लोज कर देते हैं और नेक्स्ट मंथ के लिए हमें फिर से उन्हें परचेज ऑर्डर देना पड़ता है, अगर हम क्वांटिटी डाल के काम करते हैं तब। कई केस में कंपनी ऐसा नहीं करती हैं कि उन्हें हर महीने क्लोज करना है। ज़्यादातर कंपनियां ऐसा भी डिसाइड करती है कि उन्होंने एक परचेज ऑर्डर बना दिया और अपने कस्टमर यानी अपने वेंडर को अलाउ करके रखते हैं कि वो जब तक वो मटेरियल कंप्लीट ना हो तब तक वो उस पीओ के अगेंस्ट में मटेरियल्स की सप्लाई कर सकता है। लेकिन जो कंपनियां प्रोफेशनल्स होती हैं वो हर महीने के एंड में उस परचेज ऑर्डर को टर्मिनेट कर देती हैं, ताकि वो नेक्स्ट मंथ की प्लानिंग फिर से कर सकें और फिर से उन्हें परचेज ऑर्डर इशू कर सकें, डिपेंड ऑन देयर वेंडर रेटिंग। अब यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो परचेज ऑर्डर को बनाने के बाद ये ज़रूरी है कि उसका अप्रूवल होना चाहिए। अप्रूवल हम दो तरह से करते हैं, एक ओटीपी के थ्रू करते हैं और एक डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने ओटीपी की बात करी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक आपके लिए बना के देख लेता हूँ, मैं इसमें कुछ चेंज कर देता हूँ। रेट मैंने यहाँ पे 15 कर दिया और मैं इसे अपडेट कर देता हूँ और यहाँ पे सेव करता हूँ। अब क्योंकि मैंने इसमें कुछ चेंज करा है तो ये मेरा अप्रूवल में चला जाएगा, पीओ अप्रूवल। और पीओ अप्रूवल में मुझे एक जनरेट करने के लिए बोलता है ओटीपी, और वो ओटीपी जब मुझे मिलेगा और मैं जैसे ही उस ओटीपी को यहाँ डालूंगा तो ये मेरा पीओ अप्रूव हो जाएगा। ये कोई भी एक हायर अथॉरिटी है जो मुझे वो अप्रूव करने की परमिशन देता है। और यहाँ जो परचेज ऑर्डर है उसको मैं वाया व्हाट्सअप भी शेयर कर सकता हूँ अपनी ग्रुप के अंदर भी और अपने वेंडर के साथ भी कि आप इसके लिए रेडी रहें। हाँ, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो अभी आपके दिमाग में क्या मेरे में भी आई है कि क्या ये
ऐसे ही दे देंगे तो सामने वाली पार्टी उसे अब मान लेगी कि परचेज ऑर्डर बन चुका है, मैं इसके अगेंस्ट सप्लाई कर दूं? नहीं, क्योंकि परचेज ऑर्डर के सामने हमने नॉट अप्रूव लिखा हुआ है। जब तक परचेज ऑर्डर अप्रूव नहीं होता है तब तक वो नॉट अप्रूव ही रहेगा, चाहे वो एसएमएस हो चाहे वो प्रिंट आउट हो। जैसे ही कोई परचेज ऑर्डर अप्रूव हो जाता है तो वहाँ पर अप्रूव्ड का स्टैंप लग जाता है और उस पीओ को अप्रूव्ड ही माना जाएगा, तो गलती होने के चांस ख़त्म हो जाते हैं। जब हमारा पीओ अप्रूव हो जाता है तो उसके बेस पर हम एमआरएन कर सकते हैं, यानी कि मेटल रिसीट नोट बना सकते हैं। एमआरएन बनाने के लिए हमें सिंपल या तो गेट पे पीसी होगा या फिर हमारे स्टोर के अंदर होगा। परचेज के लिए हमें वही प्लस वाला आइकन दबाना होता है, पार्टी का नाम लिखना है। मैं अभी देख लेता हूँ, कोई पीओ बना हुआ है, विशाल मॉल के नाम से बना रखा है, अमेजोन, ठीक है। एमआरएन परचेज प्लस दिस अमेजोन परचेज ऑर्डर 13। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या था, अगर उनको कोई जीआरएन नंबर हमने तो उसका, ये हम मैनुअल की बात कर रहे हैं। कई कंपनियां अपने यहाँ पर एक मैनुअल भी रखती हैं, गुड रिसीव नोट। और अगर हम ऐसा नहीं है तो हमारे पास में एक इनवॉर्ड नंबर होता है जो गेट पे होता है, वो हमें यहाँ पे लिखना होता है। पार्टी ने जो बिल दिया है वो बिल नंबर हमें यहाँ लिखना होगा। इस बिल नंबर को हमने बाय डिफ़ॉल्ट बैच नंबर बना दिया है। अगर आपके यहाँ पर बैच नंबर कोई और है तो आप यहाँ पे उसे चेंज करके बैच नंबर डाल सकते हैं। क्योंकि ये एंट्री हमारी परचेज की है तो हम सीधा इसे परचेज की रखेंगे। इनवॉर्ड नंबर जो भी गेट से नंबर लग के आया होगा वो नंबर रखेंगे और यहाँ पर हम उसे क्वांटिटी लिखने देंगे। ये बिल्कुल क्लियर है कि जो आपकी क्वांटिटी बची होगी या जो आपने ऑर्डर प्लेस करा होगा उससे ऊपर आप एमआरएन नहीं बना सकते हैं। अगर ऐसा कुछ आपको करना हो तो उसके लिए आपको अपने पर्ची ऑर्डर को फिर से एडिट करना होगा और अप्रूव कराना पड़ेगा, तभी आप उस चीज़ को एंट्री कर पाएंगे। कौन से लोकेशन पे उसे अपलोड करना है ये आप लोगों को पहले से डिसाइडेड होना चाहिए। बिगर लोकेशन बिगर बैच नंबर के आप अगर स्टॉक की एंट्री कर भी लेते हैं तो उसे इशू करने में आपको प्रॉब्लम्स आएगी। तो अब यहाँ मैं इसे सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद जो भी उसने टैक्स वगैरह डाले होंगे उसके हिसाब से आप इसमें सेलेक्ट करोगे एंड सेव कर दोगे। परचेज हेड है जी लोकल सेल 18%। ये ज़रूरी नहीं है, मैं थोड़ा गलत डाल रहा हूँ, सेंट्रल होगा जीएसटी के अकॉर्डिंग। अभी क्योंकि उसमें जीएसटी नंबर नहीं है तो वो सिस्टम उसके लिए कोई मना नहीं करेगा। एमआरएन बनने के बाद हमें अकॉर्डिंग टू सिस्टम, अगर हम स्टोर को या अपने इन्वेंट्री को सही से रन करना चाहते हैं तो एक प्रिंट आउट का निकलना ज़रूरी है जिसका नाम है एमआरएन, मटेरियल रिसीव नोट। इस केस में क्या होता है कि जो हमारा परचेज बिल आया है उसके साथ हम इस वाले पेपर का प्रिंट आउट निकाल के साथ में स्टेपल कर देते हैं, तो जिससे क्या होगा, हमारा जो काउंटिंग हुई है, मान लो 10 पीस हैं, क्या 10 पीस ही आए हैं, तो वो एक वेरिफिकेशन हो जाता है कि हाँ ये 10 पीस ही है। क्या वो क्वालिटी सही है, कोई रिजेक्ट है कि एक्सेप्ट है, तो यहाँ पर उसका एक्सेप्ट करने वाले का सिग्नेचर हो जाता है। स्टोर ने उसे ले लिया तो स्टोर या फिर अकाउंट्स में स्टोर या अकाउंट कोई भी एक उसमें सिग्नेचर कर दें, हाँ ये हमारे पास में अवेलेबल आ चुका है, फिजिकली प्रेजेंट हो चुका है। किसने चेक किया कि जो वो माल था वही था, पास किसने कर दिया बिल को कि हाँ ठीक है इसका पेमेंट कर दो, पेमेंट करने वाला पेमेंट करने के बाद में उसमें जो भी चेक नंबर डाले वो डाल दे। यानी कि ये वाली पर्ची जीरो से लेकर के पेमेंट तक उस पेपर के साथ रहेगी जिसे हम इनवॉइस कॉपी कहते हैं, ताकि हमारे किसी भी स्टेज पर किसी भी पर्सन को ये कन्फ्यूजन ना हो कि मटेरियल हमारे फैक्ट्री के अंदर आया है या नहीं आया है और किसने रिसीव किया है, कोई क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ तो नहीं है या क्वांटिटी में कोई कम ज़्यादा तो नहीं हुआ है। इस सब के लिए डिसीजन देने वाली सिर्फ और सिर्फ ये वाली पर्ची होगी जिसका नाम एमआरएन है, मटेरियल रिसीव नोट। अब इंस्पेक्शन करने के लिए जो ये वाला अभी हमने माल रिसीव किया था, इस रिसीव मटेरियल के लिए एक इंस्पेक्शन लगता है कि जो आपने मटेरियल रिसीव किया क्या उसकी क्वांटिटी पूरी 10 की 10 है, एक्सेप्टेड है। मैनुअल पर्ची पे तो लिख दिया लेकिन इस कंप्यूटर में भी एंट्री करना ज़रूरी है ताकि ये क्लियर हो जाए कि हाँ आपने उसे एक्सेप्ट किया था। यहाँ से वो स्टॉक में मूव कर जाता है, यहाँ से निकल गया है वो स्टॉक में मूव कर गया है।
अगर यहाँ रिपोर्ट में देखें तो ये आपको बिल्कुल क्लियर बताएगा कि कितने डन कर दिए हैं और कितने आपके अभी पेंडिंग है। जितने आपने डन करें उन सब की लिस्ट यहाँ पर मिलेगी, जो पेंडिंग है वो यहाँ पर मिलेंगे। इसके लिए आपको पार्टी, ये फ़िल्टर है, आप अगर किसी एक पार्टी का देखना चाहें या किसी कंपोनेंट का देखना चाहें तो उस हिसाब से भी देख सकते हो। अब अगर हम बात करते हैं इससे आगे, तो इशू स्लिप कैसे काम करेगा, क्योंकि मेरा मटेरियल स्टॉक में आ चुका है लेकिन स्टॉक के बाद मुझे उसे इशू करना है प्रोडक्शंस के लिए। इन हाउस की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम आरजीपी बनाएंगे तो आरजीपी का पैटर्न अलग से है जो जॉब वर्क आउट के लिए काम करता है, लेकिन इस वाले केस में हम बात कर रहे हैं कि अगर मेरे प्रोडक्शन लाइन के लिए कोई मुझे स्टोर से मटेरियल को पिक करना है तो उसे कैसे करना होगा। उसके लिए हमें इशू स्लिप है। इशू स्लिप के अंदर मुझे वही क्लिक करना है, देन प्लस वाला आइकन दबाना है। यहाँ पर कौन एम्प्लॉय उसे लेने के लिए आया है, कौन सी मशीन या कौन सी जो एक जगह है जहाँ पर उसे हमें देना है, तो हम वो नाम लिखेंगे। कोई मैनुअल स्लिप नंबर है या हमने कोई रजिस्टर को बनाया हुआ है कि कोई रजिस्टर में जब भी कोई मटेरियल लेके जाए तो एक रजिस्टर में सीरियल नंबर डाल के और वो एंट्री कर दे कि मैंने इतना मटेरियल को लिया है, और वो सीरियल नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे ताकि ये क्लियर रहे कि कोई एंट्री नंबर हमसे बचा नहीं है। कौन सा मटेरियल उसने इशू करवाया है, जैसे ही हम ये करेंगे तो यहाँ पर हमें लिस्ट ऑफ लोकेशंस के साथ में ये मिल जाएगा कि हमारे पास में कितना मटेरियल अवेलेबल है। अभी फरीदाबाद स्टोर के अंदर 600 पीस हैं। ये कौन से बैच से है ये ज़रूरी है। अगर यहाँ बैच नंबर नहीं है तो इसे इशू करने में प्रॉब्लम आएगी। बैच नंबर अगर डला होता तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। जैसे इस वाले केस में यहाँ पर लोकेशन 0 है लेकिन इसका बैच नंबर बिल्कुल सही है जो अभी हमने डाला था। नहीं, अभी जो हमने डाला था वो 10 पीस था। अगर हम उसकी बात करें और उसका लोकेशन, अच्छा उसका मैं एक बार आइटम, वो जैकेट के नाम से था, सॉरी जैकेट। अगर मैं जैकेट में जाता हूँ, जैकेट में 10 पीस यहाँ पर, और ये उसका डेट एंड बिल नंबर जो उसका बैच नंबर बन गया, तो ये मैं यहाँ से आराम से इशू कर पाता हूँ। मान लो मैंने यहाँ से 3 इशू किए हैं तो ये करने के लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं करेगा ऐड। अगर मैं दोबारा जाता हूँ जैकेट के नाम से, तो ये मुझे 7 पीस, इस लोकेशन पे 7 पीस पड़े हुए हैं और इस बैच में भी 7 पीस पड़े हुए हैं। ये बिल्कुल क्लियरली मैनेज करके चलेगा आपके स्टॉक को। इशू स्लिप बन जाने के बाद में हमें इसका रजिस्टर वगैरह सब यहाँ से मिल जाता है, जो भी अगर मैं निकालना चाहूँ। लेकिन मैं अभी और भी कुछ देखना चाह रहा था कि क्या इशू स्लिप हमें कोई स्टॉक रजिस्टर भी देता है। परचेज और इशू स्लिप के बेस पे हमारा एक स्टॉक बैलेंस बन के आता है जिसे हम ग्रुप वाइज देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला फिनिश गुड, फिनिश गुड में मेरे पास में क्या बैलेंस है, ये जैकेट है और 80 पीस 20 पीस माइनस 11 इशू हुए 89, इस वक्त मेरे पास में 89 पीस पड़े हुए हैं। अगर मैं इसको भी देखना चाहूँ कि मेरे पास जो 89 पीस पड़े हुए हैं क्या इनका लोकेशन वाइज किस तरह से है, तो जैकेट को किस किस लोकेशन पे रखा हुआ है ये देखने के लिए सिंपल, अभी हमने जो एक लोकेशन डाला था जैकेट का, 10 पीस मैंने रिसीव करे थे, 3 पीस मैंने इशू करे हैं, 7 पीस मेरे बैलेंस है और लोकेशन का नंबर है ये वाला। अगर इसी लोकेशन के ऊपर और कोई मटेरियल है तो उसे देखने के लिए भी वैसे यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन एक और बटन है लोकेशन प्लस में आइटम। अब यहाँ पे देखते हैं ये वाले लोकेशंस पे, ए वाली लोकेशन पे ये मटेरियल्स हैं और इतने इतने पीसेस में बैलेंस पड़े हुए हैं। इशू एंड बैलेंस, सॉरी ये वाला बैलेंस है। इसमें एक जैकेट भी हुआ करता था ना, उसको चेक करते हैं। जैकेट, जैकेट वो तो अलग है, हमने तो 10 पीस रिसीव करे हैं, 10 पीस ये वाले 10 पीस, 3 इशू किए और 7 बैलेंस है। लोकेशन है बी और बी के ऊपर ये वाले मटेरियल और भी रखे हुए हैं। ठीक है जी। तो आपका जो मोटा मोटी स्टोर को मैनेज करने के लिए इन दो कंपोनेंट यानी इन दो ऑप्शंस के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कुछ और आगे बढ़ते हैं
कई बार ऐसा भी होता है कि हमें एक पूरे असेंबली बनाने के लिए इशू स्लिप बनानी पड़ती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने एक बिल ऑफ मटेरियल बना लिया, आपने एक बैग बनाना है और बैग में लगने वाले जितने भी कंपोनेंट हैं वो सब आपने ऑलरेडी अपने स्टोर के अंदर रखे हुए हैं। तो उस बैग को बनाने के लिए 100 बैग बनाने के लिए तो यहाँ पर ये वाली इशू स्लिप आपको काम आती है, जिसके बिल ऑफ मटेरियल बने होंगे वो यहाँ पे दिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखता हूँ इन सब में, इसमें 40, इसमें 2 आइटम्स, ये 2 आइटम्स इसमें इनपुट डला हुआ है। आप कहते हो मैंने हंड्रेड्स का बनाना है, तो 100 का जो भी रेशो उसमें डला होगा उसके अकॉर्डिंगली ये बना के तैयार कर देगा। मुझे ये नहीं चाहिए था, इसमें लॉट नंबर आएगा, बैच नंबर लिखा हुआ है लेकिन ये एक लॉट नंबर होता है कि लॉट नंबर सबको मिक्स करने के बाद जो नंबर दिया जाता है वो एक लॉट नंबर बन जाता है। तो ये कंज्यूम करेगा उनसे और यहाँ पर उसे प्रोड्यूस कर देगा। इन दोनों आइटमों से उसने यूज़ कर लिए हैं, उसके अकॉर्डिंगली 100 पीस ही एक एक पीस लगा होगा और प्रोड्यूस कर देगा उस लॉट नंबर के अंदर। ये भी एक इशू स्लिप है जो अकॉर्डिंग टू बिल ऑफ मटेरियल काम करता है। कोई बात नहीं, इससे बैक किया और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगर मेरा माल एक्स्ट्रा चला जाता है फ्लोर शॉप के ऊपर और फ्लोर शॉप से मुझे वापस लेना पड़ता है, तो उसको भी तो स्टोर के अंदर इन्वेंट्री दिखानी पड़ेगी, तो तब ये काम आता है रिसीविंग में। फॉर एग्जांपल कौन सा एम्प्लॉय मुझे वापस देने जा रहा है, किस मशीन से आया है वापस, कौन सा कोई मैनुअल स्लिप नंबर है, तो वो सेम वैसे ही आ जाता है। पार्ट नंबर क्या है, जैसे जैकेट है, बैच नंबर क्या है, बैच नंबर सेम भी हो सकता है, कुछ आगे पीछे भी हो सकता है। अगर सेम ही बैच नंबर में रखना है, कितनी क्वांटिटी वापस आई है, एक क्वांटिटी वापस आई है। और लोकेशन भी बात करेगा कि कौन से लोकेशन पे वापस स्टोर करना है, ज़रूरी नहीं है कि बी पे ही आए, तो बी पे आना चाहता है तो बी पे आ सकता है। देन ऐड करोगे, कोई भी एक मैंने रिमार्क में ट्राई डाल दिया, देन ऐड, तो ये वापस उस पर एक क्वांटिटी को प्लस कर देगा। सेम जब भी मैं इशू करूँगा तो वो इसी बैच नंबर पे इसी लोकेशन से निकालने देगा। ठीक इसी तरह से अगर हम देखना चाहें कि मेरा बिलो द मिनिमम अबो द मैक्सिमम क्या मेरे पास कोई लिस्ट है, तो ये वाली लिस्ट भी आपको मिलेगी, मिनिमम बिलो द मिनिमम। इसमें अगर जो मैंने रेशो लगाया होता बिलो द मिनिमम का, इस वक्त शायद आइटम, एक मिनट मैं देखता हूँ, मैं एक पर्टिकुलर ग्रुप सेलेक्ट करता हूँ, उससे आपको सही से समझ में आ जाएगा। ओह सॉरी, ये आ जाते हैं लॉगिन, कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या, स्टॉप, परचेज, परचेज के अंदर स्टॉक बैलेंस, स्टॉक बैलेंस के अंदर मैंने एक ग्रुप ले लिया फॉर एग्जांपल फिनिश गुड्स और मैंने कहा मिनिमम। कोई इशू है, देखते हैं, आ गया, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर किसी ने इंपोर्ट कर दिया है बहुत ज़्यादा डाटा। बिलो द मिनिमम अबो द मैक्सिमम और परचेज ऑर्डर के साथ में ये सब आपको लिस्ट बना के दे देता है तुरंत के तुरंत कि इसमें क्या क्या चाहिए। और अगर मुझे बैच वाइज देखना है तो यहाँ पे बैच वाइज आप कोई भी एक पार्ट नंबर लिखेंगे, उस पार्ट नंबर को कैसे बैच वाइज नील करा गया है वो दिखाएगा। ये अवेलेबल स्टॉक है, अगर मैं यहाँ पर फिनिश गुड की बात कर रहा हूँ और अवेलेबल स्टॉक की बात कर रहा हूँ तो ये उसी को निकाल के दे देगा कि इसमें क्या
वो रहा है। ओपनिंग बैलेंस, परचेज, सेल बैलेंस, पेंडिंग ऑर्डर, मतलब कंप्लीट एक आपको ग्राफ देता है कि किस तरह से एक स्टॉक का पूरा इन्वेंट्री है। और अगर आप वेब टेबल चाहते हैं तो ये आपको वेब टेबल भी बना के दे देगा, जो आपको एक्सेल में यूज़ होती है। और स्टॉक बैलेंस हो जाता है, बिलो मिलोम के हो गया, मल्टी जीएसटी हो गया। जो एक से ज़्यादा टैक्सेस लग के हमने परचेज बनाया है, यानी परचेज किया है, एमआरएन बनाई है, तो वो सब यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ताकि ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो मटेरियल आता है वो एक ही टैक्स पे आए। कई बार ऐसा होता है कि जो मटेरियल हमने हार्डवेयर की दुकान से या किसी और से मंगाया है तो उसके ऊपर आपके मल्टीपल टैक्सेस हों एक ही इनवॉइस के अंदर, तो उस केस में ये वाला एमआरएन आपका काम आता है जिसके अंदर मल्टीपल टैक्सेस लगे हुए हैं। हमने एक और सिस्टम बनाया जिसको हमने नाम रखा है बिन इशू एंड रिसीव। इसमें क्या होता है, जो हमारे जितने भी बिन्स होते हैं, प्लास्टिक्स बिन हो या फिर लोहे की ट्रॉलियाँ हो, तो कितनी हमारे पास हैं, कितनी हमारे कस्टमर्स के पास हमारी पेंडिंग्स हैं, या कितनी हमने किससे लेनी है, जॉब वर्कर के पास है, तो उन सब का डिटेल्स यहाँ पर होता है। इसमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ ये बताना होता है कि ये जो आप इश्यू कर रहे हैं एक लेजर बन जाता है पूरा प्लास्टिक के बिन का, जिसमें आप देख पाते हैं कि कौन सी बिन किसके पास है और कितनी है, उसका मूवमेंट कितना हुआ, आना जाना सब कुछ। परचेज अप्रूवल आपने देख लिया था, स्टॉक समरी में सेम है। स्टॉक बैलेंस और स्टॉक समरी के अंदर सिर्फ इतना अंतर है कि यहाँ पर अमाउंट भी दिखाई दे रहा था और यहाँ पर अमाउंट नहीं दिखता है, सिर्फ बैलेंस दिखाई देता है। अगर आप किसी को उसको राइट्स में देते हैं कि आप उसका वैल्यू ना देख सके, तो उस केस में आपको स्टॉक समरी वाला ऑप्शन देना चाहिए। ठीक। ओपनिंग बैलेंस उसी तरह से काम करता है, जो भी आपके पास में स्टार्ट करते वक्त ओपनिंग बैलेंस स्टोर के अंदर या कहीं भी फिजिकली है तो उसको यहाँ पे डालना पड़ेगा। इसमें सिर्फ हम इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं जो आपके पास फिजिकल प्रेजेंट है। ये उस स्टॉक की बात नहीं करेगा जो जॉब वर्क करने के लिए हमने आरजीपी के थ्रू अपने कस्टमर के पास डाला हुआ है, उस ओपनिंग बैलेंस को यहाँ पर इंडिकेट नहीं करना है। परचेज ऑर्डर विदाउट पीओ, कुछ ऐसे परचेज होते हैं जो हमने परचेज ऑर्डर नहीं बनाने होते, सिर्फ डायरेक्ट मार्केट से आते हैं, लेकिन उनकी बिल्स हमें अपने ईआरपी के अंदर एंटर्ड करना होता है, तो और मटेरियल्स हमें वो स्टॉक में भी दिखाना होता है। तो ऐसे केस में हम उन परचेज एंट्रीज़ को यहाँ पर करेंगे। ये एक जिम्मेदार इंसान के पास होना चाहिए कि वो पता हो कि वो जो परचेज एंट्रियाँ कर रहा है उसका हमने परचेज ऑर्डर नहीं बनाया है, ये डायरेक्ट एंट्री करने देता है किसी मटेरियल की, इस तरह के मटेरियल का जिसका परचेज ऑर्डर नहीं बना हुआ है। अब होता है क्या है कि जो भी हम परचेज करते हैं उसके साथ में कुछ इंस्पेक्शंस रिपोर्ट बन के आती हैं और कुछ हमारे यहाँ पर भी इनकमिंग इंस्पेक्शंस रिपोर्ट बनाई जाती हैं। ऐसी रिपोर्टों को हम सिर्फ बनाते हैं और स्टेपल करके या तो इनवॉइस के साथ लगा देते हैं या किसी फाइल के साथ लगा के छोड़ देते हैं, जो कि हमें एक टाइम ड्यूरेशन के बाद में मिलने में बहुत मुश्किल होती है। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमने क्या किया है कि जैसे ही हमारा यहाँ पर एक एमआरएन बनता है तो इंस्पेक्शंस रिपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाता है कि आप उसमें 4 तरह की ऐसी इंस्पेक्शंस रिपोर्ट लगा सकते हो। उसका नाम और उस रिपोर्ट का लिंक आप इसमें दे सकते हैं। तो जब भी आप यहाँ पे सर्च करेंगे और क्लिक करोगे तो वो आपको तुरंत के तुरंत पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन करके दे देगा। कैसे करते हैं ये सब मैं आपको जब हम लोग लाइव मिलेंगे या बैठ के काम करेंगे तो उस टाइम पे मैं आपको दिखा दूंगा। अभी बस इतना समझ लो कि आप 4 तरह की रिपोर्ट अवेलेबल कर सकते हैं इनकमिंग मटेरियल के साथ। प्योर रेट कॉस्टिंग, अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी आपने परचेज ऑर्डर बनाया है और उस परचेज ऑर्डर का आपके पास कोई प्रूफ रहे कि आपने जो कॉस्टिंग करी है उसके बेसिस क्या रहे हैं, तो उस सब को नोट करके या उसके साथ में अटैच कर सकते हो, ताकि कभी भी आप जस्टिफाई कर सके कि जो आपने अपने वेंडर के साथ रेट तय किया था उसके पीछे का लॉजिक ये है। आप ये चाहते हैं कि आपको जो कैटलॉग, आपके वेंडर्स का कैटलॉग यहाँ पर अपडेट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हो कि जब भी टाइम पड़े तो आप कंपैरिजन में किसी भी कंपोनेंट का ये देख सके कि कौन सा वेंडर हमें सबसे कम रेट में या कौन सा आइटम कौन सा वेंडर प्रोवाइड कर रहा है। तो ये एक लिस्ट बना के आपको दे देता है। डायरेक्ट पीओ अप्रूवल,
इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हमें ओटीपी की ज़रूरत पड़ती है। इस वाले केस में हमें ओटीपी की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट पीओ को अप्रूव करने देता है। सिर्फ़ और सिर्फ एक क्लिक करना होता है और आपका पीओ अप्रूव हो जाता है। ये फास्ट ट्रैक है। स्टार्टिंग में क्या होता है, हमें बहुत सारे पीओ बनाने पड़ते हैं, तो उस केस में हम बहुत सारे ओटीपी जनरेट करने की ज़रूरत नहीं समझते। सिंपल आप यहाँ पर अप्रूव करें और तुरंत के तुरंत वो एलिजिबल हो जाएंगे एमआरएन बनने के लिए या जॉब वर्क के लिए। परचेज में अभी इतना ही। बाकी रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारी एमआईएस हैं जो हम जब काम कर रहे होते हैं तो उसके बाद ही बनती है और समझ में भी तभी आती है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम जो आपको दे रहे हैं सिर्फ ये ईआरपी यहीं तक सीमित है। इसके बावजूद भी अगर हमें लगता है कि हमारे कस्टमर्स को कुछ चेंज कराना है, कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो हम वो यहाँ पर ज़रूर ज़रूर देते हैं।